नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर, और जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पहुँच चुके हैं हम यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही आराम से क्वेश्चनों को देखते रहना है, आपको धैर्य से सुनते रहना है, तो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप वगैरह चाहिए, दोनों हैं सेम ही चीज़ें। ऐप फ्री ऑफ कोर्स है, पीडीएफ आपको पे मिलेगी। ठीक है, तो जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो हमारी साइट paperhacker.in से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर संक्षिप्त निबंध लिखिएगा। तो प्रस्तावना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अथवा प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, इसकी विवेचना आपको करना है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर लेख लिखिए। ये 42वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात कर रहा है ये। ठीक है, 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किए गए ये आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रकार से आपको हमको प्रस्तावना क्या है पढ़ना है। ठीक है, आपको बस सुनते रहना है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो पहली बात तो यही याद करो, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने उत्तर की ओर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ क्या है, आभूषण है। बात करते हैं तो पूरे संविधान का एक स्ट्रक्चर दे रखा है छोटे शब्दों में। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। यह तो भारतीय प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेखन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। मतलब एक प्रकार से पूरा सार उस प्रस्तावना के अंतर्गत दे रखा है कि हमारे संविधान में है क्या। ठीक है, बात करते हैं क्योंकि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है, बिल्कुल होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार रखा गया है। जैसे प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना है क्या, तो ये आपकी प्रस्तावना दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रस्तावना है पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा है हम भारत के लोग, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब किसी के अंडर में बिना काम करने वाले, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब किसी के अंडर में काम नहीं है, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कभी कभी देगा, मतलब किसी भी धर्म को संविधान के अंतर्गत नहीं माना गया है, सभी धर्म एक समान है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ तंत्र होगा बनाने के लिए, तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, न्याय कितने हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय लोगों के लिए और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हमारे संविधान में है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता दी जाती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समानता किस किस में है, प्रतिष्ठा और अवसर की 2 समानताएं आपको दी गई हैं। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गदर्शी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतएव द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अंगीकृत किया गया था या अधिनियमित किया गया था, आत्मसमर्पित किया गया था संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 के लिए। इसी दिन हम संविधान डे भी मनाते हैं, ये भी आपको पता होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ हमने इंपोर्टेंट्स बातें पढ़ी, जैसे संपूर्ण संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद में हमने क्या देखे, न्याय देखे 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय देखे। फिर हमने स्वतंत्रता देखी 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो गई। समानता किसकी, 2 प्रकार की, एक अवसर की और एक प्रतिष्ठा, 2 प्रकार की हमारे लिए क्या मिलेंगी, समानता देखने को मिल जाती है। तो ये हमारी छोटी सी क्या थी, प्रस्तावना थी संविधान की। ठीक है, तो ये हमारे लिए दिया गया है संविधान में, हमारे लिए इतना उपबंध किया गया है। ठीक है, वो सब कुछ आपको प्रस्तावना के अंतर्गत नजर आ जाता है यहीं पर ऊपर ही। तो आपको इस प्रस्तावना को 2 से 3 बार देखना है, जो कि आपको याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब विवेचना करते हैं प्रस्तावना पर। तो प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की विवेचना निम्न प्रकार से है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। इस वाक्यांश का अर्थ है कि अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। अंतिम सत्ता जो है किसमें है? जनता में निहित है। जनता ही संविधान की निर्माता और जनता से ही समाप्त कर सकती, जनता इसे समाप्ति कर सकती है, बना भी सकती है। इसे समाप्त करने के लिए अधिकार संघ और राज्य सरकार को नहीं है। जनता ने ही इस संविधान को अपनी इच्छा से अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया है। इसे जनता पर विदेशी सत्ता और एकापक्षीय सरकार द्वारा जनता पर थोपा नहीं जा सकता। कोई भी सरकार चाहे कि जनता के ऊपर थोप दे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ करती भी है तो आप कहाँ जा सकते हो? न्यायालय जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जा सकते हो 124 के थ्रू, ठीक है, जो कि कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। 32 के थ्रू आप संविधान 32 के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय जो 124 अनुच्छेद में दे रखा है वहां आप जा सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले की ओर, नेक्स्ट लाइन की ओर। बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न, मतलब किसी के अंडर में हम नहीं हैं, किसी के अंडर में हम नहीं है इस समय, ठीक है। संपूर्ण स्वतंत्र संबंध का अर्थ है कि भारतीय गणतंत्र आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। मतलब किसी भी देश के अंदर हम काम नहीं कर रहे हैं, किसी के गुलाम नहीं है, ये बात यहाँ पर कही गई है। इस संबंध में यह आलोचना भी की गई है कि प्रभुत्व राज्य होते हुए भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, तो ऐसा तो होता ही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की बात करोगे तो उसका सदस्य भी है, उसके अंडर काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जिसका अध्यक्ष एक ब्रिटिश साम्राज्य होता है, परंतु राष्ट्रमंडल का सदस्य होने से भारत को संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि राष्ट्रमंडल राज्यों का एक ऐच्छिक समझौता है। मतलब जब तक हमारा खुद का नहीं होगा तब तक हम चाहें तो राष्ट्रमंडल से हट भी सकते हैं और राष्ट्रमंडल में जा भी सकते हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार है। तो ऐसा कोई प्रभुत्व संपन्न के अंतर्गत नहीं आता। चाहे हम यूनाइटेड नेशन के अंग हैं तो हम नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड है, ठीक है। हम किसी के अंडर काम नहीं करते कि हमारे ऊपर दबाव है कि हम यूनाइटेड नेशन के सदस्य बने या फिर राष्ट्रमंडल के सदस्य बने, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखा गया, ठीक है। हम संपन्न हैं, हम चाहें तो बनेंगे, हम चाहें तो नहीं बनेंगे। अब बात कर लेते हैं समाजवादी की। यद्यपि संविधान के अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि भारत एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समाजवादी, मतलब समाज के अंतर्गत चलना चाहिए। लेकिन अब तक आंशिक सदस्यों ने इस विचार को इस आधार पर त्याग दिया है कि एक विशेष दर्शन के साथ जुड़ने से विवाद का विषय बनेगा। परंतु सन 1976 में आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी शब्द को इसलिए जोड़ा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा दी जानी चाहिए, मतलब समाज के थ्रू ही दिशा दी जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर वही संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई थी, वही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, मिनी संविधान भी से कहते हैं, बहुत कुछ अनुच्छेद भी यहाँ पर जोड़े गए थे। अगली बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? हमारे संविधान जो है किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, अपने आप में सभी धर्म जो है वो समान होंगे संविधान के लिए। तो संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द सन 1976, वही 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात कर रहे हैं, संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ है भारत धर्म के क्षेत्र में ना धर्म विरोधी है और ना ही धर्म का प्रचार, बल्कि यह तटस्थ है, मतलब अपने आप के लिए सुदृढ़ है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्म उसके लिए समान है। ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष भी दे देगा और कभी कभी आपको पंथ निरपेक्ष भी दे देगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं अगले लोकतंत्रात्मक के बारे में बात करते हैं। लोगों के चुना गया तंत्र, वही हो गया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। वे जनता के द्वारा ही क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। जनता के द्वारा 5 साल तक चुने जाते हैं, 5 साल के बाद हटा दिए जाते हैं, ठीक है। जनता फिर दूसरे को भी ला सकती है उस जगह। तो लोकतंत्रात्मक हमारा क्या होगा? देश होगा। पहली बात तो ये रही। अब बात करते हैं गणराज्य। तो गणराज्य का अर्थ होता है राज्याध्यक्ष का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होगा, जो राज्य का अध्यक्ष होगा। गण का जो बात करते हैं, एक गण है, गण के अंतर्गत एक मुखिया होगा, वो किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा ही चुना गया होगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति का जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना, यही क्या है? गणराज्य है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय है हमारे संविधान के अंतर्गत। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है किसी नागरिक को बिना किसी भेदभाव से समानता प्राप्त कराना, ठीक है। ये तो होगी सामाजिक।
धार्मिक आर्थिक की बात कर लेते हैं, तो आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज में अधिक गरीबी और अमीर ना होना, मतलब ना तो कोई ज़्यादा अमीर हो ना तो कोई ज़्यादा गरीब हो। ठीक है, तो इसलिए जनता क्या होती है, समय समय पर जो बड़े लोग होते हैं उन पर टैक्स लगाती रहती है। जैसे आप देखोगे तो जो बड़े सामान हैं जो बड़े लोग खरीदते हैं उन पर जीएसटी ज़्यादा है, और जो नीचे लोग रहते हैं उन पर जीएसटी का कम भार है। वही आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ठीक है, ना तो ज़्यादा बढ़ेगा ना ही कम रहेगा। अपने देश को स्थिर रखना इसका क्या है, एक प्रकार से लक्ष्य होता है आर्थिक न्याय का। उसके बाद करते हैं राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीति क्षेत्र में समान स्वतंत्रता रूप में भाग लेने के अवसर दिए जाएंगे। राजनीति में क्या है, समान अवसर है, कोई भी उसमें भाग ले सकता है। अगर प्रजा चाहती है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, चाहे कोई बात करते हो उसी प्रकार चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, तो उसी प्रकार से आप भी कुछ भी बन सकते हो। राजनीतिक न्याय आपके अंतर्गत भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है। तो बात करते हैं संविधान में भारतीयों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो नागरिकों की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। अंत में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की लिए प्रस्तावना में संकल्प दिया गया है। प्रस्तावना का महत्व, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को बताते हुए डॉक्टर ठाकुर दास मौर्गब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ठाकुर दास जो मौर्गब हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन्होंने संविधान को आत्मा कहा था, सॉरी प्रस्तावना को इन्होंने आत्मा कहा था। ठीक है, बात करते हैं, ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा, मैंने अभी आपको बताया था, डॉक्टर ठाकुर दास मौर्गव ने। ठीक है, ये भार्गव होगा, मार्गव नहीं होगा, ये भार्गव होगा यहाँ पर। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। तो ये बात आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आत्मा किसने कहा प्रस्तावना के लिए, तो ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, ये है संविधान की कुंजी है, ये भी कहा इन्होंने। अब बात करते हैं आगे की ओर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अनेक दृष्टिकोण, बात करते हैं दृष्टियों से महत्व, और भी दृष्टियों से महत्व देख लेते हैं अपनी प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना से शासन प्रणाली का ज्ञान होता है कि शासन का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है, अच्छा स्वेच्छाचारी नहीं है। मतलब बात करते हैं स्वेच्छाचारी नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ भी कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब तक लोकतंत्र नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके बात करते हैं प्रस्तावना से शासन सिद्धांतों का ज्ञान होना भी, शासन का उद्देश्य लोकहित और व्यक्तिगत हित में नहीं होगा, ये बात यहाँ पर कही गई। अगले बात करते हैं शासनकर्ता को राजनीतिक और दायित्व का आभास प्रस्तावना के माध्यम से होता है, ये बात यहाँ पर कही गई। प्रस्तावना के माध्यम से क्या होगा, राजनीतिक का दायित्व है कि भाई प्रशासनिक वो संभालेगा, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद करते हैं कठिन परिस्थितियों में प्रस्तावना राह दिखाती है। जो कठिन परिस्थितियां होती हैं उसमें प्रस्तावना राह दिखाती है कि भाई हमारा हमारा संविधान ये कहता है, इसके थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रस्तावना संविधान संचालन के द्वारा प्रस्तावना संविधान संचालन के प्रकाश स्तंभ के समान उपयोगी होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद करेंगे प्रस्तावना में संविधान का सार एवं संक्षिप्त रूप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है, कम शब्दों में। संक्षिप्त मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, छिपा हुआ, कम शब्दों में पूरे संविधान का सार उसमें दे रखा है, ये बात कही गई है। उसके बाद करेंगे प्रस्तावना संविधान के प्रक्षेप शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण प्रलेख है। अगली बात करें तो यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, फिर भी यह उसका प्रेरणा स्रोत है, इसकी आत्मा है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था वो समाप्त होता है, मगर इसमें कुछ पॉइंट अभी मैं आपको बताता हूं जो आपको और भी प्रस्तावना के अंतर्गत याद रखने हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना की बात करता हूं, तो प्रस्तावना पूछेगा प्रस्तावना किस देश की देन है, तो प्रस्तावना हमने कहां से लिया है, यूएसए से। ठीक है, प्रस्तावना हमने कहां से ली है, यूएसए से, ध्यान रखना भाई। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा कहाँ की है, प्रस्तावना की भाषा है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रस्तावना पास किस, प्रस्तावना विधेयक कौन लेके आया था, तो आपको पता है जो हमारी बैठक होती है, तीसरी बैठक 13 अगस्त की बात है, 13 दिसंबर होगा यहाँ पर, अभी रुकना। तो बात करते हैं 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर 1946 की बात है। 13 दिसंबर 1946 में क्या लेके आते हैं, नेहरू जी जो होते हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं नेहरू जी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आता है, भी नेहरू जी लेकर आते हैं। उसके बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जब आप देखने को मिलेंगे, क्या चीज आप कहोगे, जब आपको देखने को मिलेगा 22 जनवरी, कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव,
हाँ 22 जनवरी 1947 की बात है। कौन से 22 जनवरी 1947 को जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव होता है वो क्या बन जाती है, प्रस्तावना बन जाती है, इसको हरी झंडी दे दी जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था अपना प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, मतलब प्रस्तावना सभी हमने देख लिया। यहाँ से बाहर कंप्यूटर एग्जाम भी कहीं नहीं जाएगा और ना ही आपके बीए के एग्जाम में यहाँ से कुछ पूछेगा बाहर। ठीक है, तो सब कुछ आपको दो बार रिपीट कर लेना, एक बार रिपीट और करना 1 की स्पीड में, सब कुछ समझ में आ जाएगा प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला, तो वीडियो को अच्छे प्रकार से वॉच कर ले एक बार और, जो कि आपकी प्रस्तावना पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।